चलो अब यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा सच खड़ा था। यहाँ हर किसी की ताकत को नापा जाता था, F लेवल से लेकर SSS लेवल तक। तभी जोर से आवाज गूंजी कि अगला नंबर जुयांग का है, यानी मेरा। भीड़ में बातें होने लगी कि आज सबको एक लेवल की आत्मा देखने को मिलेगी। मुझे भी खुद पर पूरा भरोसा था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मेरा टेस्ट हुआ, तब सन्न रह गए। मेरा लेवल सिर्फ F निकला, सबसे कमजोर। वहाँ मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मेरे सामने लिन युक्सी आकर खड़ी हो गई। उसने बड़ी नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। उसने साफ बोल दिया कि मुझ जैसा लेवल का इंसान उसे देखने के लायक भी नहीं है। उसने मेरी तुलना लेवल की वांग लिया से की, जो कि नामुमकिन थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा। मैंने उसकी आंखों में देखकर सीधे कह दिया कि सब कुछ एक लड़ाई से तय होगा। मैंने उसे एक चैलेंज दिया कि अगर मैं जीत गया तो उसे अपनी जुबान से सारी गंदगी साफ करनी होगी, और अगर मैं हार गया तो मैं अपनी पूरी आत्मा से उसकी रक्षा करूंगा। उसने मेरा चैलेंज मान लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मेरी आंखों के सामने कुछ नंबर चमकने लगे, 1, 2, 3, 7, 8, 10। मुझे साफ साफ सामने वाले की कमजोरियां दिखने लगी। ये तो एकदम साफ था कि ये किसी रैंक वाले की कमजोरियां हैं। तभी मेरी नजर वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था और वो काफी गुस्से में दिख रहा था। सबको लग रहा था कि वो एक मामूली इंसान है, लेकिन मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मैंने मन ही मन सोचा कि ये चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी कोई मामूली रैंक वाला नहीं हो सकता। इसमें कुछ तो गहरा राज छुपा है। मैंने खुद से कहा कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं इसके पीछे का सच समझ सकूं। मैंने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखना शुरू ही किया था कि तभी माहौल अचानक बदल गया। लोग आपस में किसी क्राउन के बारे में बातें करने लगे। पास खड़े एक लड़के ने मेरी तरफ हिकारत से देखा और बोला कि क्या मुझे इतना भी नहीं पता कि क्राउन कौन है। उसने मुझे सबके सामने बेवकूफ कहा, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया। तभी मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी परछाई उभरी। ये क्राउन की आत्मा थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में वही मशहूर क्राउन है? सब लोग उसे देखकर दंग थे। वहीं पास में वांग लियांग भी खड़ा था। उसकी पावर का लेवल SR था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा भारी होने लगी थी। उसी पल मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि स्कूल के टीचर वहां आ पहुंचे। उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ लड़ाई झगड़ा करना मना है। उन्होंने लिन युक्सी और दूसरे लोगों को समझाया कि इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी दुश्मनी ठीक नहीं है। वो चाहते थे कि हम दोनों के बीच सुलह हो जाए, लेकिन मुझे पता था कि लिन युक्सी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तभी एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। वहाँ मौजूद किसी शख्स ने घबराकर कहा कि रेनू की ताकत बहुत बढ़ गई है और उसे कंट्रोल करना अब मुमकिन नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो खुद एक रैंक का योद्धा है, फिर भी वो इसे नहीं संभाल पा रहा। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी, मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मेरा सिस्टम मुझे कुछ और ही दिखा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था जो बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अगले ही सेकंड आसमान का रंग बदलने लगा और मौसम एकदम से बिगड़ गया। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। तभी मेरी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी। वो कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि स्कूल की ही एक टीचर थी। लेकिन उसे देखकर मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। वो एक खतरनाक शिकारी की तरह लग रही थी, जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। मुझे समझ आ गया था कि ये टेस्ट अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है और मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। उस रहस्यमय टीचर को देखने के बाद हमें तुरंत मार्शल आर्ट्स एकेडमी की तरफ भेजा गया। चारों तरफ खलबली मची हुई थी। मुझे पता चला कि कुछ भयानक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। इंसान मुकाबला तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम सबको वहाँ से सुरक्षित निकलना था। तभी मुझे खबर मिली कि देश की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स टीम ने सबसे ताकतवर सैनिकों को चुन लिया है, ताकि वो फ्रंट लाइन पर जाकर उन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकें। इतनी अफरातफरी के बीच भी मेरे दिमाग में बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसने मार्शल आर्ट्स टीम के बड़े लोगों को नाराज कर दिया था। मेरे पास खड़े एक आदमी ने मेरा चेहरा देखकर ताना मारा। उसने कहा कि आज सुबह जो हुआ, उसके बाद भी मैं अभी तक उसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि उसे टीम से बाहर कर दिया गया है और अब उसका यहाँ कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं था। अगले 7 दिनों में बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होने वाला था और स्कूल की तरफ से
से आदेश आ चुके थे। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास मौजूद रिसोर्स अब लेवल 3 तक पहुंच गए हैं। मेरी आत्मा की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं किसी को भी अपने काम में दखल नहीं देने दूंगा। मुझे बस अपनी जीत पर ध्यान लगाना था। जब हम कंपटीशन के मैदान में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मेरी सांस तक अटक गई। पूरे देश की सबसे बेहतरीन टीमें वहां मौजूद थीं। वहां का माहौल बहुत ठंडा और डरावना लग रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब लोग दिखाई दिए। पास खड़े एक लड़के ने कांपते हुए बताया कि ये जापान से आए पुजारी हैं और वो दिखने में बहुत भयानक लग रहे थे। उसे इतना डरते हुए देखकर मुझे समझ आ गया कि यहाँ मौजूद हर कोई घबराया हुआ है। वो लड़का मुझसे कहने लगा कि उसे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि ये तो बस शुरुआत है। इन डरावने चेहरों के पीछे कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है और मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। मैं वहीं खड़ा था जब मैंने सुना कि कुछ लोग जापानी कमेंटेटर्स को देखकर गुस्सा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमारे देश के मुकाबले में ये जापानी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। माहौल में बहुत तनाव था। तभी भीड़ की नजर मुझ पर पड़ी। लोग चिल्लाने लगे कि देखो, झांगचुन एकेडमी ने एक लेवल के हारे हुए इंसान को यहाँ भेजा है। पूरे चीन में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपना चेहरा शांत रखा। लोग हैरान थे कि मुझ जैसे लेवल के मामूली इंसान के साथ एक लेवल की साथी कैसे खड़ी है। तभी कुछ बदतमीज लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे ट्रैशान यानी कचरा कहकर चिढ़ाया और चिल्लाकर बोले कि मैं फिर से एक औरत के पीछे छुप रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये लोग जानबूझकर मुझे उकसा रहे हैं। मैंने भी हार नहीं मानी और हंसते हुए उन्हें जवाब दिया कि शायद मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, इसीलिए मेरे लिए सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो लोग चिढ़ गए। अगले ही सेकंड मामला सच में बिगड़ने लगा। उनमें से एक आदमी, जिसे सब बॉस गुआन कह रहे थे, उसने चिल्लाकर मुझे चुनौती दी। उसने कहा कि मुझ जैसे कमजोर योद्धा को यहाँ जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसी पल उसने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने जोर से गर्जना की, थंडर ड्रैगन। अचानक आसमान से बिजली कड़की और मेरे सामने एक भयानक रैंक की जादुई आत्मा प्रकट हुई। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जमीन कांपने लगी। मुझे तभी समझ आया कि ये मुकाबला अब मजाक नहीं रहा। वो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। तब की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि एक तरफ मैं था जिसे सब लेवल समझ रहे थे और दूसरी तरफ वो रैंक का बिजली वाला ड्रैगन। बिजली की गड़गड़ाहट और उस भयानक थंडर ड्रैगन के हमले के बीच बॉस गुआन और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। वो चिल्लाकर कह रहे थे कि उनकी मिलीजुली ताकत अब किसी भी रैंक वाली आत्मा को खत्म कर सकती है। मुझे बच्चा समझकर वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इतना ही छोटा हूँ तो मुझे जाकर उस लड़की के पीछे छुप जाना चाहिए। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हटाया। मैंने मन ही मन सोचा कि अब इन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। उसी पल मैंने अपनी शक्ति को पुकारा, एम्परर 1 और पवित्र आस्पारो। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी वो बड़ी सी जादुई ताकत और थंडर ड्रैगन का हमला कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वो सब सन्न रह गए। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उनकी सबसे बड़ी फ्यूजन पावर इतनी आसानी से कैसे टूट गई। मैं वहीं शांत खड़ा रहा। मुझे तभी समझ आया कि ये लोग मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बॉस गुआन घबराकर चिल्लाने लगा कि एक मामूली छात्र ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में उसे जवाब दिया कि उसे मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है। तभी माहौल फिर से बिगड़ गया। वो जापानी कमेंटेटर फिर से बीच में बोलने लगा। उसने हमारे मार्शल आर्ट्स का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ खड़े एक चीनी छात्र ने उसे जोर से डांटा। उसने साफ कह दिया कि ये हमारे देश का मार्शल आर्ट्स कंपटीशन है और यहाँ किसी जापानी को अपनी जुबान खोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो जापानी आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने घमंड में कहा कि अगर वो लोग मदद न करते तो हम सब अब तक मारे जा चुके होते। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि दो देशों के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। उस जापानी आदमी की कड़वी बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था। तभी हमारे बीच से किसी ने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि जुयांग, बस करो और इस जापानी मेहमान को थोड़ा सम्मान दो। मुझे ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि जो हमें सम्मान नहीं दे सकता उसे सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो जापानी आदमी घमंड में चूर होकर हंसने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि चीन के पास अब 3 रैंक वाले योद्धा भी नहीं बचे हैं। उसने हमारी रगों में दौड़ने वाले खून को लो लेवल कह दिया और दावा किया कि अब चीन का भविष्य वो लोग तय करेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मुझे लगा मामला अब सच में बहुत बिगड़ने वाला है। तभी अगले ही सेकंड उसने एक भयानक चाल चली। उसने जोर से कहा, ब्लॉक। अचानक पूरे मैदान में खौफनाक सन्नाटा छा गया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे हवा रुक गई हो।
वहाँ खड़े लोगों के शरीर आग की तरह जलने लगे। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसने क्रूरता से चिल्लाकर कहा कि अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो अपना हाथ काट दे और माफी मांगे। उसे लगा कि उसके इस डर से हम सब झुक जाएंगे। वहाँ मौजूद हर कोई डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि वो अपनी इस हिंसा से हमारा अपमान करना चाहता है। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में देखा। मुझे तभी समझ आया कि ये लोग हमें सिर्फ डराना चाहते हैं। मैंने मन ही मन ठान लिया कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं। मुकाबला अब सिर्फ मार्शल आर्ट्स का नहीं बल्कि हमारी इज्जत का था। उस जापानी प्रतिनिधि की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी बुरी तरह चिल्लाया कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उनके मालिक का अपमान करने की। उसने मुझे फौरन चुप रहने को कहा और बड़े घमंड से दावा किया कि वो कोई मामूली योद्धा नहीं बल्कि एक रैंक मार्शल सोल का मालिक है। वो यही नहीं रुका, उसने मेरे परिवार और मेरे दादाजी के बारे में बहुत ही घटिया और झूठी बातें कहना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे दादाजी उनके गुलाम थे। उसकी ये बातें सुनकर मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा कि कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है। वो बार बार बकवास किए जा रहा था, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा। मुझे तभी समझ आया कि ये लोग सिर्फ बातों के शेर हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी आने वाला था। अचानक हवा का रुख बदल गया और मियामोतो ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति बाहर निकाली। देखते ही देखते मेरे सामने 8 सिरों वाला एक विशाल और डरावना सांप खड़ा हो गया। ये यामाता नोबुरा था, एक ट्रिपल क्लास जादुई आत्मा। उसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। लोग बुरी तरह कांपने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे कि अब चीन का अंत करीब है, क्योंकि हमारे सारे महान योद्धा तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। सबको लग रहा था कि ये जापानी छात्र अब सबको मार डालेगा। तभी उस जापानी योद्धा ने मेरी तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दी। उसे लग रहा था कि एक रैंक सोल के सामने मेरे लेवल 3 वाले मार्शल सोल की कोई औकात नहीं है। उसने सोचा कि वो मुझे चुटकी में कुचल देगा, लेकिन उसी पल मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति को महसूस किया। मेरी सांसें तेज थीं, पर मेरा इरादा पक्का था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं इन जापानी योद्धाओं को यहाँ इस तरह आतंक नहीं मचाने दूंगा। मुकाबला अब शुरू होने वाला था। वो लोग अपनी ताकतों का घमंड कम करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मियामोतो ने हंसते हुए कहा कि अब मुझे असली सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने अपनी और भी शक्तियाँ बाहर निकाल ली। अगले ही सेकंड मेरे सामने 3 SR लेवल की आत्माएं खड़ी थीं, जिनमें से एक बर्फ की रानी युकियोना थी। ओकामोटो नाम के उस योद्धा के पास भी 2 मार्शल सोल थे। भीड़ में शोर मच गया कि इन जापानियों के पास इतने सारे ताकतवर सोल हैं और हमारे पास एक भी नहीं। तभी मेरा एक साथी आगे आया और उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि वो आराम करे, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे गुस्सा तब आया जब वो लोग चिल्लाकर कहने लगे कि हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो बार बार मुझे स्टूपिड बॉय कहकर चिढ़ा रहे थे। तभी एक लड़की ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की। उसे लगा कि मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। उसी पल माहौल एकदम से बदल गया। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि होश में आओ। मुझे महसूस हुआ कि चारों तरफ की ऊर्जा बहुत खतरनाक होती जा रही है। मेरी सांस तक अटक गई थी जब मैंने आसमान की तरफ देखा। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अगले ही सेकंड मैंने एक जोरदार डैश मारी। मेरी आवाज पूरे मैदान में गूंजी। मैंने उस विदेशी योद्धा की आंखों में देखकर चिल्लाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीन का अपमान करने की। उस वक्त मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की पावर महसूस हो रही थी। मैंने साफ कह दिया कि अब माफी मांगने की बारी उनकी है। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और उनकी तरफ बढ़ा, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए थी। मेरे एक ही हमले ने उनकी बर्फ की रानी और उस विशाल 8 सिरों वाले सांप को धूल चटा दी। जापानी योद्धा सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक चीनी लड़के ने उनके इतने बड़े जादुई आत्माओं को हरा दिया है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे उनकी घबराहट देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने बड़ी ठंडी आवाज में उनसे कहा कि तुम लोग अभी भी इंतजार किस बात का कर रहे हो? तुम जितने भी हो सबके सब एक साथ मुझ पर हमला करो। मैं अकेला तुम 10 को धूल चटाने के लिए काफी हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपनी हार मानने के बजाय अपनी सबसे खौफनाक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तभी उन्होंने चिल्लाकर अपनी आखिरी चाल चली, याकी याको। ये जापान का वो मशहूर तरीका है जिसमें सैकड़ों दानव एक साथ हमला करते हैं। अगले ही सेकंड मेरे सामने SS लेवल के खौफनाक मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज खड़ी थी। उन्होंने अपनी सारी पाबंदियां तोड़ दी थी। माहौल इतना बिगड़ चुका था कि वहाँ खड़े लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। किसी ने मुझसे कहा कि जुयांग पीछे हट जाओ,
तुम अकेले इस पूरी फौज से नहीं लड़ सकते। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने साफ कह दिया कि आज ये जंग यहीं खत्म होगी और मैं एक भी जापानी योद्धा को यहाँ से सही सलामत नहीं जाने दूंगा। उसी पल मुझे अपने अंदर एक महान योद्धा की आत्मा का एहसास हुआ। मुझे झाओ युन की वो पुरानी कहानी याद आई जिसकी बिजली जैसी तेज तलवार ने दुश्मनों के हजारों टुकड़े कर दिए थे। मैंने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब मेरे अंदर समा रही है। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। मुझे समझ आ गया था कि जापानियों ने चीन की इस आग को छेड़कर अपनी मौत को दावत दी है। अब मैं उन्हें अपनी एक एक चोट का हिसाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उन दानवों की पूरी फौज मेरी तरफ बढ़ रही थी। उन विदेशियों के चेहरों पर जो घमंड था उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्हें लग रहा था कि वो मुझ अकेले को आसानी से कुचल देंगे। उन खौफनाक राक्षसों की चीखों से पूरा मैदान गूंज रहा था, जैसे वो मेरी आत्मा को खींच लेना चाहते हो। लेकिन तभी मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस महान शक्ति को पुकारा, चांदबान स्लोक एक्टिवेट। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी तलवार से एक हरे रंग का ड्रैगन निकला जिसने रात के उस गहरे अंधेरे को चीर दिया। वो दानवों की पूरी फौज, जिसे वो जापानी लोग हियाकी याको कह रहे थे, मेरे एक ही वार से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन राक्षसों का नामो निशान तक मिट गया। ये देखकर जापानी योद्धाओं के होश उड़ गए। वो लोग कांपते हुए चिल्लाने लगे कि ये नामुमकिन है। एक चीनी छात्र इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मैंने अपना रुख उनके लीडर गैलमैन की तरफ किया। मैंने उसकी आंखों में देखकर सीधे पूछा कि वो खुद को एक जापानी योद्धा कहता है या वो सिर्फ एक मामूली गुंडा है। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। मुझे तभी समझ आया कि इन लोगों ने हमें बहुत कमजोर समझने की गलती की थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि अब चीन की इस आग को कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने उससे सीधे सवाल किया कि क्या उसे सच में लगता है कि यहाँ अब कोई बहादुर योद्धा नहीं बचा। मेरी आवाज में इतनी ताकत थी कि वहाँ सन्नाटा छा गया। मुझे लगा मामला अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुँच गया है और आज मैं इनका सारा घमंड चूर चूर करके ही दम लूंगा। मेरे सामने खड़े उन जापानी योद्धाओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वो बस हकला रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उनके सबसे बड़े वार को नाकाम कर दिया है। तभी मियामोतो की हालत देखकर सब सन्न रह गए। उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। भीड़ में मौजूद लोग जोश में आ गए और चिल्लाने लगे कि इस दुश्मन को यहीं खत्म कर दो। इतने में वहाँ जबरदस्त हलचल हुई। लोग किसी पुराने योद्धा के बारे में बात करने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा कि गोल्डन फिश वाले बड़े बुजुर्ग यानी जिन्यू अभी भी जिंदा हैं। सबको लग रहा था कि वो ताइहान पहाड़ वाली उस भयानक जंग में मारे गए होंगे, लेकिन वो 8वीं लेवल के महायोद्धा थे और आज भी हमारे बीच खड़े थे। उनके जिंदा होने की खबर ने पूरे मैदान में जोश भर दिया। तभी जापानियों का एक बड़ा जनरल गुस्से में आगे बढ़ा। उसने मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई और जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि क्या मैंने उनके नौजवानों को जान से मार दिया है। उसने सीधे सीधे धमकी दी कि क्या मैं उनके देश के साथ जंग शुरू करना चाहता हूँ। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडी आवाज में कह दिया कि अगर तुम जंग ही चाहते हो तो आज उसे यहीं शुरू हो जाने दो। जनरल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में मरना चाहता हूँ। मैंने साफ कह दिया कि अपनी मिट्टी के लिए मरना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं, और अगर मैं मरा भी तो तुम सबको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने अपने लोगों की सोई हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया है। मुझे तभी समझ आया कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत थी। तभी वहाँ के बड़े अधिकारी ने हवा में अपना हाथ उठाया और पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बड़े गर्व के साथ ऐलान किया कि इस बार के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का चैंपियन है। पूरा मैदान एक ही आवाज से गूंज उठा, जुयांग, जुयांग। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चारों तरफ बस मेरा ही नाम सुनाई दे रहा था। इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद आज हम सब एक साथ खड़े थे। तभी बुजुर्ग जिन्यू मेरे करीब आए। उनके चेहरे पर थकान और पुरानी चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बताया कि वो ताइहान पहाड़ वाली उस भयानक जंग में बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। उस वक्त उनका मैजिक सोल लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन वो फिर भी मौत से लड़ते रहे। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देखा और कहा कि वो अब तक सिर्फ इसीलिए जिंदा थे ताकि वो एक सही बीज यानी मुझ जैसे एक सच्चे योद्धा की रक्षा कर सके। उन्हें लगता था कि उनका जिंदा रहना तभी सफल होगा जब वो देश की जिम्मेदारी सही हाथों में सौंप दे। ये सुनकर उस पल मेरी सांस तक अटक गई। उन्होंने साफ कह दिया कि अब चीन के ज्यादातर 8वीं लेवल के महायोद्धा जा चुके हैं और देश की सीमाओं पर खतरा बढ़ गया है। अब पूरे देश की रक्षा करने का भार मेरे कंधों पर है। मुझे लगा जैसे मामला अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर
गंभीर हो चुका है। मैंने उनकी तरफ देखा और पूरी हिम्मत जुटाकर कहा कि मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, हम फिर से ऊपर उठेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। तभी बुजुर्ग जिनियो ने एक बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि डिवाइन ट्रायल यानी एक पवित्र ईश्वरीय परीक्षा शुरू होने वाली है। ये परीक्षा मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। उन्होंने समझाया कि इस परीक्षा से न सिर्फ ताकत बढ़ती है बल्कि ये घायल मैजिक सोल को भी पूरी तरह ठीक कर सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मुझे तभी समझ आया कि ये मामला इतना आसान नहीं है। जिन्यू ने बताया कि इस डिवाइन ट्रायल को खोलने के लिए दूसरे देशों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब था कि मुझे अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर और भी बड़े खतरों और चुनौतियों का सामना करना होगा। मैं सब समझ चुका था। अब हार जीत का फैसला आने वाली पीढ़ी तय करेगी। मेरी पावर अब लेवल 4 तक पहुंच चुकी थी और मेरा रैंक 9वें नंबर पर आ गया था। मैंने खुद से वादा किया कि इस नए दौर के लिए मैं जीत कर ही दम लूंगा। तभी मेरे कान में कुछ आवाजें पड़ी। अमेरिका वाले समझ रहे थे कि असली राजा वही है और अगुरिया के अलावा कोई और इस नाम के लायक नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चीन के मार्शल आर्ट्स के इतिहास में आज का दिन एक नई मिसाल बनने वाला है। मुझे महसूस हुआ कि असली कलाकार और योद्धा वही है जो मैदान में टिके। उसी पल डिवाइन ट्रायल की शुरुआत हो गई। हम सबके सामने एक हिडन मैप यानी एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। ये जगह जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही खतरनाक। वहाँ से आवाज आई कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना। लेकिन मेरे अंदर तो जैसे आग जल रही थी। मुझे इस हिडन मैप में अपनी स्किल्स का असली टेस्ट करना था। तभी मेरी नजर इंग्लैंड से आए एक नौजवान पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं लग रहा था बल्कि एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक विरोधी था। मुझे अपनी लिमिट्स का अंदाजा था लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले ही सेकंड सदियों से बंद पड़ा डिवाइन ड्रैगन पाथ हमारे लिए खुल गया। मेरे साथ के लोग घबरा रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई पहले कहाँ जाना है। हम एक पवित्र घेरे में थे। जिन्हों ने भरोसा दिलाया था कि यहाँ कोई भी राक्षस या शैतान हमें छू नहीं पाएगा। लेकिन तभी मामला बिगड़ने लगा। पुरानी दुश्मनी की बातें फिर से उठने लगी। सामने खड़े एक आदमी ने मुझे ललकारा और पुरानी बातों को खत्म करने की धमकी दी। उसकी हिम्मत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे समझ आ गया कि अब सिर्फ मैं पार करना काफी नहीं होगा, मुझे इन दुश्मनों को भी सबक सिखाना होगा। मैं चीन के इस पवित्र घेरे की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने साबित करने ही वाला था कि तभी अंधेरे से कुछ साए बाहर आए। हत्यारे, उनका नाम अहद था। उनके पास एक बहुत ही अजीब किस्म की मार्शल सोल थी जो किसी जंगली जानवर की तरह पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। उसे देखकर मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। इतने में एक आदमी मुझ पर जोर से चिल्लाने लगा। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग कर रहा हूँ और अपनी हरकतों से पूरे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं यहाँ सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वो मुझ पर ही उंगली उठा रहा था। लेकिन मेरा ध्यान उस खजाने की तरफ था जो हमारे सामने था। मुझे लगा था कि ये कोई कीमती गहना या हीरा होगा, पर ये तो बहुत ही अजीब और मजाकिया सा ट्रेजर निकला। ये दिखने में किसी सुअर जैसा लग रहा था। तभी मेरे कानों में एक नाम पड़ा, बड़ा राजकुमार। मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था, पर अब मैं इस जंगल के सबसे गहरे और डरावने हिस्से में पहुंच चुका था। मेरा लक्ष्य साफ था। मुझे अपने देश का वो महान इतिहास और वो खोई हुई कहानियां वापस लानी थी जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गई थी। तभी झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। अगले ही सेकंड मेरे सामने एक बहुत बड़ी और डरावनी मकड़ी आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरी सांस तक अटक गई। मेरे सिस्टम ने दिखाया कि उस मकड़ी की पावर लेवल 5 है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे मन ही मन लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, क्योंकि एक मामूली मकड़ी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। लेकिन उस पल मुझे समझ आ गया कि इस हिडन मैप के अंदर अब कुछ भी हो सकता है। मैं उस लेवल 5 मकड़ी के सामने खड़ा ही था कि तभी किसी ने पीछे से कहा कि मैं रिलैक्स करूं, क्योंकि मदद पहुंचने ही वाली है। लेकिन मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि इस सुनसान और खतरनाक जगह पर हमारी मदद करने आखिर कौन आएगा। तभी हम 3 ब्लड टेम्पल के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहाँ का नजारा बहुत डरावना और रहस्यमयी था। लोगों का कहना था कि यहाँ होली किंग का आशीर्वाद और ईगल हॉर्स गॉड की शक्ति बसी है। तभी मिस्टर सन ने मुझसे कहा कि उन्हें ड्रैगन गूज को हासिल करना होगा और उसे हर हाल में बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इतने में कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि उन जापानी योद्धाओं को पहले अंदर जाने दिया जाए। वो चाहते थे कि वो लोग अंदर जाकर खतरे का अंदाजा लगाए। मैंने देखा कि वो लोग बिना सोचे समझे अंदर चले गए। तभी पास खड़े एक आदमी ने मुझसे
उससे पूछा कि क्या मैं अब भी लिन युक्सी के बारे में सोच रहा हूँ। उसे लगा कि मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उस वक्त मेरे लिए मेरा मिशन और मेरा वादा सबसे ऊपर था। उसी पल मुझे अपने शरीर में एक नई ताकत का एहसास हुआ। ये ड्रैगन पावर थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मैं अभी लेवल 4 पर था और मेरे सामने खड़ा दुश्मन लेवल 5 का था। मुझे समझ आ गया कि मेरा मुकाबला स्मिथ नाम के एक बहुत ही खतरनाक योद्धा से होने वाला है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और खुद से कहा कि चाहे जो हो जाए, मुझे इन मासूम लोगों की जान बचानी ही होगी। वहाँ पत्थरों पर बने निशान बहुत ही अजीब थे, जिन्हें देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मुझे लगा कि यहाँ कोई बहुत कीमती चीज छिपी हुई है। मैं ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाता है। तभी मुझे पता चला कि जिस महान ड्रैगन यानी डालोंग को हम ढूंढ रहे थे, वो मिल तो गया है, लेकिन वो किसी जादुई डिवाइस के अंदर कैद था। पास खड़े कुछ लोग उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की बात कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख मेरी सांस तक अटक गई। मैंने देखा कि वो ड्रैगन अभी गहरी नींद में सो रहा है। अगर उसे इस वक्त छेड़ा गया तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मैंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी किसी ने याद दिलाया कि चीन की पुरानी परंपराओं में एक खास दुआ है, अगर हम उसे सच्चे दिल से पढ़ेंगे तो शायद ये मुसीबत टल जाए। लेकिन तभी वहाँ मौजूद जापानी आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे ढोंगी और बेवकूफ कहा। उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगले ही सेकंड मुझे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली जीव नहीं है, ये तो साक्षात फूची है, 9वां सबसे पवित्र ड्रैगन। उस आदमी ने जब हमारे पवित्र ड्रैगन का अपमान किया तो मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। मैंने उसकी आंखों में देखकर साफ कह दिया कि मैं एक चीनी हूँ और मैं अपने देश के पवित्र ड्रैगन को कहीं भी पहचान सकता हूँ। मैंने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी हद में रहे और ड्रैगन की बेइज्जती करना बंद करे, क्योंकि वो अनजाने में एक ऐसी शक्ति को ललकार रहा था जिसे संभालना उसके बस की बात नहीं थी। वो लोग बिना सोचे समझे बस हमला करने की बातें कर रहे थे। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। मिस्टर स्मिथ और उसके साथी चिल्ला रहे थे कि इस डिस्क को अभी के अभी चकनाचूर कर देना चाहिए। वो खुद को लेवल 3 का बड़ा योद्धा समझ रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि उनकी ये बेवकूफी हम सबको ले डूबेगी। तभी चेन चांग नाम का एक आदमी बस दूर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर साफ कह दिया कि अगर मैं लड़ने को कहूँ तो तुम्हें लड़ना होगा, और अगर मैं मरने को कहूँ तो क्या तुम तैयार हो? उस पल मेरी आवाज सुनकर सब सन्न रह गए। मुझे महसूस हुआ कि हम सब उस पवित्र ड्रैगन के दबाव में किसी नर्क जैसी जगह में फंस चुके हैं। वहाँ खड़े लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो हंसते हुए कहने लगे कि क्या मेरा प्लान इस डिस्क को तोड़ने का है। किसी ने तंज कसा कि क्या मैं अब गाना गाकर ड्रैगन को वश में करूंगा, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तभी समझ आया कि इस ड्रैगन का दिल जीतने के लिए ताकत नहीं बल्कि सही शब्दों की जरूरत है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने वो प्राचीन कविता पढ़नी शुरू की जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप जाए। मैंने कहा कि पीली नदी आसमान से उतरती है, समंदर में जाकर मिलती है और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आती। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, अगले ही सेकंड हवा का रुख बदल गया। वहाँ मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई, क्योंकि ये कोई मामूली कविता नहीं थी। मुझे लगा मामला अब सच में बदलने वाला है, क्योंकि फूची का वो पवित्र ड्रैगन अब मेरी आवाज सुन रहा था। जैसे ही मैंने वो कविता खत्म की, वहाँ सन्नाटा छा गया। सामने खड़े विदेशी लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पास इतना गहरा ज्ञान हो सकता है। वो चिल्लाने लगे कि ये नामुमकिन है, चीनियों के पास इतना महान इतिहास और इतनी खूबसूरत संस्कृति कहाँ से आई? उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी। तभी ड्रैगन के दिल से एक तेज रोशनी निकली। मुझे तभी समझ आया कि मैं कामयाब हो गया हूँ। ड्रैगन ने मेरी पुकार सुन ली थी, लेकिन मिस्टर स्मिथ और उसके साथी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो पागलों की तरह चिल्लाए कि उस डिस्क को अभी खत्म कर दो। इतने में मेरे सामने एक लेवल 5 का योद्धा आकर खड़ा हो गया। मैदान में चारों तरफ कोहराम मच गया। ऐसा लगा जैसे लाखों सैनिक एक साथ लड़ रहे हों। तभी वाइल्ड नाम का एक बहुत ही खूंखार लड़ाकू मेरे सामने आया, लेकिन मैंने अगले ही सेकंड उसे ढेर कर दिया। ये देखकर दुश्मनों की रूह कांप गई। वो चीखते हुए मुझसे पूछने लगे कि मैं आखिर किस लेवल का योद्धा हूँ और मुझ में इतनी पावर कहाँ से आई। उनमें से एक ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे अभी के अभी मार डालेगा। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे उस पुराने पार्क वाले मिशन की याद आई। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट के जाल में फंस गया हूँ। इस जगह पर बी लेवल के खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि कोई मुझे यहाँ जानबूझकर फंसाकर
खत्म करना चाहता है। तभी मुझे हान जुन का ख्याल आया, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उस पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। मुझे बस अपने शरीर में फैले जहर का असर खत्म होने का इंतजार करना था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। अब हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि जगह बदलने का वक्त आ गया था। तभी मेरी नजर उन उड़ने वाले भेड़ियों पर पड़ी। उनकी आंखें जहरीली थीं, जिसे देखकर मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। लेकिन तभी मुझे कुछ बहुत मीठा और अलग सा महसूस हुआ। ये उन भेड़ियों का शहद था। जैसे ही मैंने उसे चखा, मेरे शरीर में हलचल हुई और जहर का असर तेजी से कम होने लगा। पास खड़ी एक लड़की ने हैरानी से मुझसे पूछा कि जुयान भाई, क्या आप कोई गेम हैक कर रहे हैं? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी ताकत इतनी जल्दी वापस आ रही है। लेकिन उस वक्त मुझे समझ आया कि असली खेल तो ड्रैगन ब्लड यानी ड्रैगन के खून का है। मैंने सीनियर झांग झो के दिए हुए पुराने मैप के बारे में सोचा। उस मैप में कहीं भी ड्रैगन ब्लड का जिक्र नहीं था, लेकिन मुझे तभी समझ आया कि इस मिशन का असली राज ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल में ही छिपा है। ये खास चीज नील ड्रैगन तालाब के पास वाले पेड़ों से मिलती है। उसी पल हमें डोंग रिसर्च लैब की तरफ बढ़ने का आदेश मिला। स्मिथ, जो खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, वो घमंड में बोला कि ब्रिटेन का मैप हमारे मैप से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज है। मुझे उसकी बकवास सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि हाँ, तुम लोग वाकई हर चीज में बहुत फास्ट हो। मेरी बात सुनकर स्मिथ के साथी मुझ पर चिल्लाने लगे कि मेरी हिम्मत कैसे हुई स्मिथ साहब का अपमान करने की। लेकिन तभी मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मुझे पता चला कि ड्रैगन ट्रायल का असली और पूरा मैप तो सिर्फ चाइना मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास है। अगले ही सेकंड मुझे एहसास हुआ कि यहाँ अंडरग्राउंड दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी और खतरनाक टाइगर्स भी मौजूद हैं। मामला अब सिर्फ एक मामूली टेस्ट का नहीं रह गया था, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे लगा कि अब यहाँ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। हम जंगल के बहुत गहरे और डरावने हिस्से में पहुँच चुके थे। चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा कि यहाँ जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। रिसर्च लैब बिल्कुल पास ही थी, लेकिन तभी रास्ता रोककर एक विशाल साया खड़ा हो गया। वो काइजर था। वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था, बल्कि एक लेवल 5 का क्यूनॉट सोल था। वो दिखने में किसी भीमकाय गोरिल्ला जैसा लग रहा था और उसकी जादुई ताकत इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग घुटनों के बल जमीन पर गिरने लगे। काइजर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं इतनी जल्दी लेवल 5 पर कैसे पहुंच गया। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और उसे साफ कह दिया कि मेरी तलवार उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। अगले ही सेकंड उसने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया जब उसने चीन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम बहुत कमजोर हैं और इस जादुई शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतने में मामला और भी बिगड़ गया। काइजर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पवित्र डिजाइन को बदलने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे ललकारते हुए कहा कि अब पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मैंने आगे बढ़कर चिल्लाया कि ये काम अब मैं करूंगा। उसी पल मैंने अपनी होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा को जगाया। मुझे दोबारा अपनी शक्तियों को जगाते देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। मुझे महसूस हुआ कि आसमान से कोई रहस्यमय ताकत मुझे रोक रही है, लेकिन मैंने हार मानी। मुझे साफ दिख रहा था कि वो शैतान हमारे युवाओं को अपना शिकार बनाने की फिराक में थे। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और खुद से वादा किया कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने देश और यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगा। मैंने गर्व से चिल्लाकर कहा कि मैं एक सच्चे चीनी योद्धा का पोता हूँ। भले ही मेरा शरीर उन राक्षसों जैसा भीमकाय नहीं था, लेकिन मेरी रूह में जो आग जल रही थी उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो शैतान हैरान था और बार बार यही पूछ रहा था कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता हूँ। उसने मुझे काटने और मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि ड्रैगन गूज वहाँ से गायब हो चुका है। हमें अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना था, क्योंकि झांग झो हमारा इंतजार कर रहे थे। इतने में मुझे पता चला कि स्मिथ नाम के उस योद्धा ने ड्रैगन स्केल यानी ड्रैगन की खाल का टुकड़ा हासिल कर लिया है। मुझे लगा मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि अब उन लोगों की पावर हमसे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। शाओलिन की मदद से हम इस गुप्त जगह तक तो पहुंच गए थे, पर पूरे बेस की छानबीन करने के बाद भी मुझे अपने माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या वो उस खतरनाक ज़ॉम्बी इलाके में चले गए हैं, लेकिन वहाँ जाना किसी की भी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसी पल वहाँ बहुत तीखी बहस छिड़ गई। झांग झो ने साफ कह दिया कि हमारे योद्धाओं ने अपनी जान इसीलिए कुर्बान की ताकि वो तुम जैसे डरपोक लोगों की रक्षा कर सके, लेकिन वो लोग उल्टा हमें ही गद्दार और एहसान फरामोश कह रहे थे। उनकी ये कड़वी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे तभी समझ आया कि अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। मैंने अपनी नजरें सामने टिकी रखी और झांग झो की तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि अब चालें बदलने का वक्त आ गया है। स्मिथ का घमंड अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी पूरी पावर दिखाई और मुझ पर ड्रैगन का पवित्र सामान
चुराने का इल्जाम लगा दिया। उसकी सोर्ड ऑफ सैटर्न चमक रही थी और उसकी नीयत साफ थी कि वो मुझे खत्म करना चाहता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी झांग झो साहब बिजली की रफ्तार से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़ी ठंडी आवाज में सबको चेतावनी दी कि जुयांग हमारे देश की शान है और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्मिथ ने हंसते हुए झांग झो साहब से कहा कि एक मामूली छात्र के लिए अपनी जान दांव पर लगाना बेवकूफी है, लेकिन झांग झो साहब को अपनी मौत का कोई डर नहीं था। उसी पल मैंने अपना ड्रैगन टर्टल निकाला। ये एक बहुत ही कीमती और पवित्र चीज थी जो किसी के भी गहरे घाव भर सकती थी। मैं चाहता था कि झांग झो साहब की चोटें इससे ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जुयांग, तुम हमारे देश की असली उम्मीद और भविष्य हो, इस कीमती चीज को मुझ जैसे बूढ़े पर बर्बाद मत करो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मैं उसे ऐसे मरते हुए कैसे देख सकता था। मैंने साफ बोल दिया कि अगर हम अपने ही साथियों की जान नहीं बचा सकते तो हम योद्धा कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहता था। उसी पल मेरे अंदर एक नई हिम्मत और आग पैदा हुई। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनूंगा ताकि अपने देश का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा सकूं। झांग झो साहब ने मेरी आंखों में वो पक्का इरादा देख लिया था। तभी किसी ने सामने बॉर्डर यानी स्पेस फ्रंट पर होने वाले खतरे की बात छेड़ी। मुझे तभी समझ आया कि ये तो बस शुरुआत थी, असली और भयानक लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली है। झांग झो साहब की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक लाखों चीनी योद्धा ऊंचाइयों पर डटे हैं और हम में से एक भी इंसान जिंदा है, तब तक ये स्पेस फ्रंट कभी नहीं गिरेगा। उन्होंने मुझे आराम करने का आदेश दिया और खुद घायल होने के बावजूद ताइहान फ्रंट की ओर निकल पड़े। मुझे उन्हें ऐसे जाते हुए देख बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनका जज्बा देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं चीन को कभी झुकने नहीं दूंगा। तभी मेरी मुलाकात प्रेसिडेंट शायर से हुई। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा काम किया था और अलग अलग देशों से आए सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भले ही वो खुद एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने वादा किया कि वो मुझे हर तरह की आर्थिक और सैन्य मदद देंगे। उन्होंने देश के टॉप 100 चैंपियंस को सेना में शामिल करने का प्लान बनाया था। प्रेसिडेंट साहब ने मेरी बहादुरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि जापानी और ब्रिटिश योद्धाओं के खिलाफ मैंने जो किया उसकी चर्चा अब पूरे चीन में हो रही है, लेकिन मामला अब पहले से ज्यादा पेचीदा था। ब्रिटेन और जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो चुके थे। हमें न सिर्फ बाहरी देशों से बल्कि उन खौफनाक शैतानों के चैलेंज से भी निपटना था। अगले ही दिन एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। ये हमारे लिए पूरी दुनिया को ये दिखाने का मौका था कि चीन की मार्शल आर्ट्स में कितनी पावर है। तभी इंटेलिजेंस से खबर आई कि वोल्फ हंटर पहाड़ों के पास हमला करने वाले हैं। उन्होंने वहाँ रुकावटें पैदा कर दी थी और बाकी लोग सीमाओं की रक्षा में लगे थे। मुझे तभी समझ आया कि अब मुझे ही मैदान में उतरना होगा। मैंने और बिंग जिंग ने तुरंत पहाड़ों की ओर निकलने का फैसला किया। मुझे महसूस हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है और मैंने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हम ताइहान पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे जहां मौत का साया मंडरा रहा था। वहां पहुंचते ही मेरा सामना कुछ विदेशी सैनिकों से हुआ। उनके चेहरों पर गंदा घमंड था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ताइहान पहाड़ अब उनके देश का निशाना है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने साफ लफ्जों में कह दिया कि ये चीन की पवित्र जमीन है और यहाँ कदम रखने की कीमत उन्हें चुकानी होगी। दुश्मन हंस रहे थे और कह रहे थे कि चीन के योद्धा बस बातें करना जानते हैं। तभी आसमान में एक भयानक हलचल हुई। हमारे सामने एक बहुत बड़ा और खौफनाक मॉन्स्टर खड़ा था। उसकी दहाड़ से पूरा पहाड़ कांप उठा। तभी जोर से आवाज आई कि लेवल 5 का एक भेड़िया जैसा मॉन्स्टर हम पर अटैक करने वाला है। उस पल मेरी सांस तक अटक गई क्योंकि वो मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रहा था। पास खड़ी मैडम देगन चिल्लाई कि जुयांग वहाँ से भागो, लेकिन मैं पीछे हटने के लिए यहाँ नहीं आया था। मैंने अपने अंदर की पूरी ड्रैगन पावर को समेटा और अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया। अगले ही सेकंड जैसे ही वो मॉन्स्टर मेरे करीब आया, मैंने एक बिजली जैसा तेज वार किया। एक ही अटैक में उस लेवल 5 के खूंखार मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ गए और वो जमीन पर ढेर हो गया। वहाँ सन्नाटा छा गया। दुश्मन सैनिक जो अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे अब डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक चीनी योद्धा इतना
ताकतवर हो सकता है। तभी मुझे किसी सुनहरी सांप के बारे में सुनाई दिया। मुझे तभी समझ आया कि मामला अब और भी गंभीर होने वाला है। किसी ने पीछे से ताना मारा कि मैंने उस सुनहरी सांप को हाथ से जाने देकर बहुत बड़ी गलती की है और उसका बदला बहुत भयानक होगा। मुझे महसूस हुआ कि ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी, असली और खौफनाक दुश्मन तो अभी सामने आने बाकी थे। मेरे लेवल 5 वाले मॉन्स्टर को हराते ही वहाँ मौजूद विदेशी योद्धाओं के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा था कि वो मॉन्स्टर हमें खत्म कर देगा, पर मैंने उसे धूल चटा दी। तभी उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा कि अगर हमें डर लग रहा है तो हम मान लें, क्योंकि उन्हें तो ब्रिटिश आर्मी की सुरक्षा मिली हुई है। उनके लिए वो सुनहरा सांप यानी गोल्डन स्नेक कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें साफ दिखा दिया कि मैं पहले ही 2 सुनहरे सांपों को मार चुका हूँ। ये सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक चीनी योद्धा अकेले ये सब कर सकता है, लेकिन असली खतरा तो अभी आने वाला था। सांपों का राजा स्नेक किंग, वो लेवल 6 का एक बेहद खौफनाक जानवर था। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, लेकिन मैंने उन सबको ललकार और एक बड़ी शर्त रख दी। मैंने साफ कह दिया कि अगर अगले 3 दिनों में मैंने उस स्नेक किंग को मार दिया तो उन सबको ये ताइहांग पहाड़ छोड़कर जाना होगा। मेरी बात सुनकर वो सब ठहाके मारकर हंसने लगे। उनके लीडर ने घमंड में यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं सच में लेवल 6 के उस राक्षस को मार दूं तो वो न सिर्फ पहाड़ छोड़ देंगे बल्कि अपने राज्य को भी हमारा गुलाम बना देंगे। तभी मेरा एक भाई आगे आया। भले ही उसका लेवल सिर्फ 1 था, लेकिन उसकी हिम्मत कमाल की थी। उसने मुझसे कहा कि वो स्नेक किंग का ध्यान भटकाने में मेरी मदद करेगा। इतने में बाकी योद्धा भी चिल्लाने लगे कि हम किसी भी कीमत पर विदेशियों को अपने देश का अपमान नहीं करने देंगे। मुझे तभी समझ आया कि ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान की है। मुझे लगा मामला अब सच में बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने अपनी तलवार कसी और स्नेक किंग की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला किया। वो विदेशी लीडर मेरी तरफ बड़ी नीची नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत थी। उसने बड़ी बेशर्मी से मुझसे पूछा कि आखिर मैं खुद को समझता क्या हूँ। उसने चिल्लाकर कहा कि ताइहांग पहाड़ और ये पूरा चीन अब उनका है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल रखा। उसने मुझे धमकी दी कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या मुझे लगता है कि मैं उनसे बेहतर हूँ। उस वक्त मुझे उसकी बातों से ज्यादा अपने मिशन की चिंता थी। तभी मुझे एक बहुत जरूरी खबर मिली। आधी रात को मुझे एक मैसेज मिला जिसने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। मामला अब सिर्फ उस सांप को मारने का नहीं था। मुझे पता चला कि शिमादा नाम का एक जापानी फाइटर 3 दिन बाद ताइहांग पहाड़ पर पहुंच रहा है। ये वही शिमादा है जो बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत चुका है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जिस दिन मुझे उस खतरनाक स्नेक किंग से लड़ना था, ठीक उसी दिन ये जापानी फाइटर भी यहाँ पहुँचने वाला था। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये सब कोई बड़ी साजिश है। वो लेवल 6 का विशाल सांप, जिसे लोग ब्लैक ड्रैगन किंग भी कहते हैं, उसे हराना वैसे ही नामुमकिन जैसा था। वो एक दानव की तरह ताकतवर है। मुझे इस बात का एहसास था कि लेवल 5 पर होकर लेवल 6 के दुश्मन से लड़ना खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। तभी मेरा दोस्त और उसके साथी वहाँ पहुँच गए। उसे मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने मेरी मदद करने के लिए एक कमाल का प्लान बनाया। वो अपने साथ एक जादुई सुनहरी चिड़िया लाया था। उसने मुझे समझाया कि जब मैं उस विशाल सांप से लड़ूंगा तो ये चिड़िया उसे परेशान करके उसका ध्यान भटकाएगी। इससे मुझे अटैक करने का मौका मिल जाएगा। जाते जाते उसने मुझे बस एक ही बात कही, जुयांग, अपनी आंखें खुली रखना और हर पल चौकन्ने रहना। मुझे समझ आ गया था कि आने वाले 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। मेरे दोस्त ने मुझे आखिरी बार चेतावनी दी कि जुयांग, अभी भी वक्त है, संभल जा। उसने कहा कि अगर आज मैं उस स्नेक किंग के हाथों मारा गया तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। मैं पीछे नहीं हटने वाला था। तभी वो विशाल रेड ब्लड स्नेक किंग मेरे सामने आ गया। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मैंने बिना वक्त गवाए अपनी वुहेन स्किल का इस्तेमाल किया और आग वाला जबरदस्त अटैक शुरू कर दिया। मेरी बर्छी किसी ड्रैगन की तरह तेजी से घूम रही थी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, लेकिन मैंने पूरी जान लगा दी। अगले ही सेकंड मैंने उस भयानक सांप को मार गिराया। वहाँ खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने लेवल 6 के स्नेक किंग का अंत कर दिया है। इसी के साथ मैं भी लेवल 6 का योद्धा बन गया। मेरी रैंक इतनी तेजी से बढ़ी कि मेरे दुश्मन भी दंग रह गए। मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन मुझे पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है।
तभी वहाँ वो घमंडी आइलैंडा और उसके विदेशी साथी आ गए। वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हमें कुत्तों की तरह समझ रहे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने आइलैंडा की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि मैं उसका ही इंतजार कर रहा था और आज सारा हिसाब बराबर होकर रहेगा। वो पहले तो मुझे कीड़ा समझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि मैं अपनी जान जोखिम में न डालूं क्योंकि देश को मेरी जरूरत है। लेकिन जैसे ही आइलैंडा ने मेरी पावर को महसूस किया, उसकी आंखों में खौफ साफ दिखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं लेवल 5 से लेवल 6 का योद्धा कैसे बन गया। उसे कांपता देख मुझे समझ आ गया कि अब वो बुरी तरह डर चुका है। मैंने उससे बस इतना कहा, अब डरने से क्या होगा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। आइलैंडा की आंखें डर से फटी हुई थीं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए इल्जाम लगाया कि मैंने उनके पहाड़ का कीमती ड्रैगन बोन चुराया है। मुझे उसकी बकवास सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर तभी मेरा ध्यान पास खड़े एक घायल साथी पर गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसे कोई मामूली चोट नहीं लगी थी। वो दर्द से तड़प रहा था। मुझे पता चला कि उस पर किसी ने रूहानी हमला यानी सोल अटैक किया है और उसके शरीर में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल रहा है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। उस जहरीले जानवर का वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि आम दवाइयाँ या खून उसे नहीं बचा सकते थे। मेरे दोस्त जांग चेंग के पास भी कोई ऊंचे लेवल की दवाई नहीं थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतने में पूरे इलाके में शोर मच गया। खबर आई कि जापानी फाइटर अब ताइहान पहाड़ के अंदर घुस रहे हैं। बरसों से इन विदेशियों ने हमें दबा कर रखा था, लेकिन आज लोगों के चेहरों पर डर नहीं बल्कि गुस्सा था। सब चिल्ला रहे थे कि अब ताइहान को बचाना ही होगा। मुझे तभी समझ आया कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की इज्जत का सवाल है। तभी आइलैंडा ने फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी। वो पुरानी संधियों और दोस्ती का वास्ता दे रहा था, जैसे हम अब भी उनके गुलाम हो। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया। मैंने उनसे अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया। उसने मुझे गद्दार कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि मैं गद्दारी नहीं कर रहा बल्कि रोशनी का रास्ता चुन रहा हूँ। अब मैं उन विदेशियों की शर्तों पर नहीं चलने वाला था। मैंने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। अब ताइहान के दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया था। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि उन विदेशियों ने फिर बदतमीजी शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खुद को नीचा दिखाते हुए कुछ अजीब बातें कही, तो मैंने भी उन्हें करारा जवाब देते हुए कह दिया कि मैं सिर्फ शिकार करना जानता हूँ। मामला बिगड़ता देख उन्होंने मुझे वहाँ से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी माहौल एकदम बदल गया। एक औरत मेरे सामने आई, जिसे देखकर सब शांत हो गए। मुझे पता चला कि वो अब ताइहान की नई मैनेजर है और उसका काम करने का तरीका किसी खूंखार शिकारी जैसा है। उसने मुझसे बड़ी शांति से बात की और मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर चाहती क्या है। उसने मुझसे गुजारिश की कि मैं अपना काम जारी रखूं और ताइहान की रक्षा करने में उनकी मदद करूं। इतने में उन्होंने मुझे उन खतरों के बारे में बताना शुरू किया जिनके बारे में सुनकर मेरी सांस तक अटक गई। उन्होंने मुझे लेवल 8 के उन दानवों के बारे में बताया जो अब तक छिपे हुए थे। उनमें से एक दानव तो ऐसा था जिसका सिर भेड़िए जैसा और शरीर किसी विशाल मछली जैसा था, लेकिन असली डर तो 9 हेडेड हाइड्रा यानी 9 सिरों वाले उस दानव का था जो पूरे सिस्टम को बदल रहा था। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये दानव अब तक सामने क्यों नहीं आए। मुझे बताया गया कि ये लेवल 8 का मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि ये पूरे पहाड़ को हिला सकता है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि इतने बड़े दानव के सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता था। लेकिन उसी पल मुझे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। मुझे एक बहुत ही पवित्र और जादुई हथियार मिल गया था, जिसे डिवाइन ड्रैगन वेपन कहते हैं। उस वेपन की चमक देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब खेल बदलने वाला है। उन राक्षसों के बढ़ने की रफ्तार देखकर मुझे हैरानी हो रही थी। वो आम योद्धाओं से कहीं ज्यादा तेजी से ताकतवर हो रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि इसके पीछे उस दानव का हाथ है जिसे वो लोग शांग लियू कह रहे थे। तभी मैनेजर ने पुलिस अफसरों को आदेश दिया कि वो फौरन जाएं और लेवल 6 के उन खतरनाक मॉन्स्टर्स की पूरी रिपोर्ट तैयार करें। अब वहाँ सिर्फ मैं और वो नई मैनेजर अकेले बचे थे। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने मुझे हिला
मिलाकर रख दिया। उसने बताया कि जापानी फाइटर शिमादा और ब्रिटिश योद्धा विल्सन दोनों मारे जा चुके हैं। ये सुनकर उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे तुरंत शक हुआ कि ईगल नेशन वाले इस हार को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या ये सिर्फ उसका सोचना है या सच में कोई बड़ा खतरा आने वाला है। आखिर वो एक मैनेजर थी, क्या उसे अपनी और इस जगह की सुरक्षा की फिक्र नहीं थी? मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई, जैसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन अगले ही पल उसने बात पलट दी। उसने मुझसे कहा कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और वो चाहती है कि मैं उसके लिए नूडल्स बनाऊं। मुझे बहुत अजीब लगा। एक तरफ दुनिया पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था और दूसरी तरफ वो मुझसे खाना बनाने की जिद कर रही थी। उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा कि वो तो सोने जा रही है और अब ये मुझ पर है कि मैं क्या करता हूँ। उसकी इन बचकानी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई और गुस्सा भी, लेकिन उस पल के लिए सारा तनाव जैसे गायब हो गया। मुझे समझ आ गया था कि ये शांति बस कुछ ही देर की है, क्योंकि कल की सुबह एक नई मुसीबत लेकर आने वाली थी। कल रात वो मैनेजर भूख का बहाना कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गहरी नींद में सो गई। मैंने पूरी रात जमीन पर सोकर गुजारी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। कुछ लोग हमें एक ही कमरे में साथ देखकर हैरान थे। उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कानाफूसी कर रहे थे कि क्या हम दोनों पूरी रात एक ही कमरे में थे। मुझे उनकी बातों पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं था। तभी बाहर से जोरदार आवाजें आने लगी। राक्षसों ने फिर से हमला कर दिया था। मैंने तुरंत अपनी पावर संभाली और मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। वो दानव एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैं और मेरे साथी योद्धा भी तैयार थे। हमने पूरी जान लगाकर उन पर अटैक किया। उस खतरनाक लड़ाई में हमने उन 9 सिरों वाले दानवों को मार गिराया। जीत के बाद सब बहुत खुश थे। लोगों ने हमारी बहादुरी की तारीफ की और कहा कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमने उन मरे हुए राक्षसों के शरीर से उनके खास अंग और खून इकट्ठा करना शुरू किया। मुझे पता था कि इससे हमारी ताकत और ट्रेनिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे ही मैंने उस राक्षस के खून को अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, मेरे शरीर में एक जबरदस्त बिजली सी दौड़ गई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं लेवल 7 के बहुत करीब पहुंच गया हूं। बस एक कदम और मैं एक नई ऊंचाई पर होता। रात को बेस पर सब लोग जीत की खुशी में पार्टी करने की तैयारी कर रहे थे। मैं थका हुआ अपने कमरे में बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वही मैनेजर थी। उसे अचानक अपने कमरे में देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। उसने बड़ी गंभीर आवाज में मुझसे कहा कि हमारे कई बड़े हीरो एक एक करके गायब हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने साफ कह दिया कि इस माहौल में कोई पार्टी नहीं होगी। मुझे तभी समझ आया कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है और ये जीत सिर्फ एक छोटे से तूफान से पहले की शांति थी। मैनेजर लियू मेरे कमरे में थी और वो बाहर के शोर शराबे से दूर बस मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। मैं थोड़ा हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन तभी अचानक बाहर से बहुत जोरदार धमाके की आवाज आई। उसी पल मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। हम तुरंत बाहर की तरफ भागे। शहर के मुख्य गेट पर एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। वो ईगल नेशन का कोई बंदा था और बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने चिल्लाकर मेरा नाम लिया और धमकी दी कि आज वो मुझे और मेरे देश को अपनी असली ताकत दिखाएगा। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ उसे देखकर मेरी सांस तक अटक गई। उस आदमी ने अपनी इंसानियत छोड़ दी थी और एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल गया था। वो 7 सिरों वाला एक विशाल हाइड्रा बन चुका था, जिसके मुंह से एक तरफ आग निकल रही थी और दूसरी तरफ से ठंडी बर्फ। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद ये लेवल 7 का दानव अंदर कैसे घुस आया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि सुरक्षा घेरे में कहीं कोई बड़ा छेद या दरार रह गई है, जहाँ से ये दुश्मन अंदर घुस आए हैं। वहाँ मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए थे। सब चिल्ला रहे थे कि जू यांग तो अभी लेवल 6 पर ही है, वो लेवल 7 के इस शैतान का मुकाबला अकेले कैसे करेगा। उन्हें लगा कि अब हमारा अंत करीब है, लेकिन तभी मेरे साथी योद्धा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पास पहुँच गए। मैंने अपने डिवाइन ड्रैगन वेपन को कसकर पकड़ा। मुझे पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, पर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस 7 सिरों वाले दानव पर आखिरी हमला किया। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो विशाल मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हो गया। जैसे ही वो मरा, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और फिर लोग खुशी से मेरा नाम चिल्लाने लगे, जू यांग, जू यांग। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अकेले ही लेवल 7 के दानव को मार गिराया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मुझे तभी समझ आया कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। खबर आई कि ईगल नेशन के लोग अब इन मॉन्स्टर्स के साथ मिल चुके हैं। वो शैतानी ताकत और इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके हमें कुचलने का प्लान बना रहे थे। ताइहांग पहाड़ पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। मेरे सामने खड़े कुछ लोग
बुरी तरह डर चुके थे। वो कह रहे थे कि हमें ये जगह छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए क्योंकि ईगल नेशन बहुत ताकतवर है। उनका कहना था कि हमारे पास लड़ने के लिए कोई बड़ा योद्धा नहीं है और हमारा सबसे बड़ा लेवल सिर्फ 6 है। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने आगे बढ़कर सबको शांत किया और ऐलान कर दिया कि मैं अब लेवल 6 नहीं बल्कि लेवल 7 का योद्धा बन चुका हूँ। ये सुनते ही सबकी आंखों में एक नई चमक आ गई। इतने में खबर मिली कि विल्सन की आर्मी बहुत तेजी से ताइहांग बेस की तरफ बढ़ रही है। उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो अब खुलेआम हमें धमकी दे रहे थे। उधर जापान की ताकतों को भी इस साजिश का हिस्सा बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी मैनेजर ने मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसा सवाल किया जिससे मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। उसने पूछा, जुयांग, तुम लेवल 7 पर तो पहुंच गए हो, लेकिन क्या तुम अकेले उस लेवल 8 के दानव राजा को हरा पाओगे? मुझे एहसास हुआ कि असली मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ईगल नेशन वाले अब भी अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से मुझसे कहा कि उनका ग्लोबल अलायंस सिर्फ मेरी और मेरे देश की मदद करने के लिए बना है। उन्होंने दावा किया कि अगर मैं उनके साथ हाथ मिला लूं, तभी मेरा देश और यहाँ के लोग जिंदा बच पाएंगे। उनकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। कल तक वो लोग मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे और आज हमें बचाने का ढोंग कर रहे थे। तभी उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबको धोखा दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ी नीची नजरों से हमारे योद्धाओं को देखा, जैसे हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तभी समझ आया कि ये लोग हमें डराकर और हमारी हिम्मत तोड़कर इस पूरी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इतने में मेरे ही कुछ साथियों के मन में डर बैठने लगा। कुछ लोग दबी आवाज में कहने लगे कि शायद हमें ईगल नेशन की बात मान लेनी चाहिए और अपनी ये जगह उनके हवाले कर देनी चाहिए। उन्हें लग रहा था कि अगर हमने विल्सन का साथ नहीं दिया तो ये राक्षस ताइहांग के चप्पे चप्पे को राख बना देंगे। उन्हें अपनी जान की फिक्र थी, लेकिन मुझे अपने देश की इज्जत की। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब मुझे विल्सन की एक खतरनाक ताकत के बारे में पता चला। वो एक सुपर एक्सपर्ट है जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। मुझे चेतावनी दी गई कि विल्सन अपनी गन ताने खड़ा है और अगर उसने निशाना साधा तो हमारे मासूम लोगों का बहुत खून बहेगा। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि दुश्मन अब सीधा हमारे लोगों की जान के पीछे पड़ गया था। मुझे समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ दानवों से नहीं बल्कि इन धोखेबाज इंसानों से भी है। विल्सन अपनी शान बचाने के लिए किसी भी वक्त मुझ पर हमला करने आ सकता था। मुझे पक्का यकीन था कि वो अकेला नहीं आएगा, बल्कि उन खूंखार मॉन्स्टर्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शांग लियू बहुत ही खतरनाक दुश्मन था और उसे रोकना नामुमकिन जैसा लग रहा था। मेरे साथियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर हम इतने बड़े खतरे का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी हमने अपनी नई डिफेंस लाइन यानी शहर की सुरक्षा दीवार तैयार की। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी। इसमें खास तरह का जादुई सिस्टम लगा था जो शांग लियू जैसे दानवों की ताकत को कम कर सकता था। मेरे दोस्तों को हैरानी हुई कि मुझे इन सब जादुई ट्रिक्स और डिफेंस प्लान के बारे में इतनी गहराई से कैसे पता है। उन्हें लग रहा था कि मैं कोई चमत्कार कर रहा हूँ। उसी पल मुझे पता चला कि ये सारा मास्टर प्लान हमारे महान प्राइम मिनिस्टर जुगा ने बनाया है। वो हमारे देश के इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं और उनका मकसद हमारी संस्कृति और लोगों की रक्षा करना है। वो दूर बैठकर एक एक पल पर नजर रखे हुए थे। उनके आदेश पर हमने दुश्मन को थोड़ा और उलझाने का फैसला किया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। शांग लियू की ताकत बहुत ज्यादा थी और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी ये जादुई दीवार उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये सुरक्षा घेरा शायद काफी नहीं था। हमें किसी तरह और ज्यादा पावर जुटानी थी, वरना ताइहांग बेस को बचाना मुश्किल हो जाता। हाँ, हमें इन दीवारों को और भी मजबूत करना होगा, क्योंकि ये दीवारें ही हमारे लोगों की आखिरी ढाल हैं। लेकिन मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि सिर्फ बचाव करना ही काफी नहीं है, हमें दुश्मन को जड़ से खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। प्राइम मिनिस्टर जुगा ने मुझे समझाया कि ज्यादातर योद्धा सिर्फ अपनी किस्मत और ताकत पर भरोसा करते हैं, लेकिन असली योद्धा वही है जो मार्शल आर्ट्स की रूह को समझता है। उसी पल मुझे महान मास्टर गुआन के बारे में पता चला। उन्हें मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है और वो भी चीन को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। मैंने मन ही मन कसम खा ली कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तभी मेरा साथी जिलोंग मेरे पास आया और उसने कहा कि वो इस मुश्किल सफर में मेरा साथ देगा।
पिछले कुछ दिनों से मैं बिना रुके लड़ रहा था और ट्रेनिंग कर रहा था। मेरी थकान देखकर पास खड़ी लड़की को मेरी फिक्र होने लगी। उसने मुझसे कहा कि जुयांग, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। उसने गौर किया कि तनाव की वजह से मेरी मांसपेशियां यानी मसल्स बहुत ज्यादा खिंच गए हैं और मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया है। उसने मुझे रिलैक्स करने में मदद की ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। तभी मैंने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वो दंग रह गई। मैंने उससे कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन हाल ही में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे तभी समझ आया कि अब हमें बहुत ही गंभीर मामले पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि दुश्मन अब हमारे दरवाजे पर खड़ा था और मैं अकेला शायद काफी नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जुगा के सही दिशा निर्देशों की वजह से हमारे शहर की सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। हमारे योद्धाओं की ताकत भी अब बढ़ चुकी थी और वो किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। ईगल नेशन की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही थी। शांग लियू की तरफ से भी सब कुछ एकदम शांत था। यहाँ तक कि एक छोटा सा राक्षस भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। मुझे तभी समझ आया कि ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है। तभी मुझे दीवार की स्थिरता को लेकर चिंता होने लगी। किसी ने कहा कि अगर दुश्मन ने दीवार को गिरा दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उन लोगों का मानना था कि अगर सिर कट जाए तो शरीर अपने आप मर जाता है, यानी अगर मैं गिरा तो ये पूरा बेस और हमारी सेना खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे साथी योद्धा मेरे साथ मजबूती से खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जुयांग, तुम बस आगे बढ़ो, हम तुम्हें शांग लियू तक पहुंचाने का रास्ता बनाएंगे। अगले ही सेकंड मैं उस भयानक दानव के सामने खड़ा था। आज फैसला होना ही था। मैंने उस राक्षस पर चिल्लाते हुए कहा कि हमारे मासूम लोगों की जानें वापस करो। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपना जादुई मार्शल सोल डोमेन खोल दिया। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि जू यांग मर चुका है। उस पल सबको लगा कि जैसे आसमान हमें खत्म करने के लिए टूट पड़ा हो। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मुझे पता था कि मुझे उनके उस 9 जादुई शब्दों वाले जाल को तोड़ना ही होगा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जश्न तभी होगा जब हम एक एक शैतान को जड़ से खत्म कर देंगे। दुश्मन को लगा था कि वो मुझे आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। उस भयानक जंग के बीच अचानक मेरी पावर बढ़ने लगी और मैं लेवल 8 पर पहुंच गया। मेरे अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली रूह जाग उठी थी। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में किसी महान सम्राट जैसी ताकत आ गई है। शांग लियू को लगा कि वो अपनी मायावी शक्तियों से मुझे रोक लेगा, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि अब उसका अंत आ चुका है। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर एक जबरदस्त अटैक किया। अगले ही सेकंड वो विशाल दानव शांग लियू जमीन पर ढेर हो गया। ये देखते ही चारों तरफ लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि ताइहांग और पूरा चीन अब सुरक्षित है। लेकिन तभी मुझे समझ आया कि ये जश्न मनाना बहुत जल्दबाजी होगी। विल्सन और उसकी ईगल नेशन की आर्मी अब भी वहाँ खड़ी थी। विल्सन ने बड़ी ठंडी आवाज में मुझसे कहा कि मुझे क्या लगता है, क्या मैं अकेला उनकी पूरी सेना को हरा पाऊंगा। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये लोग जरूर कोई बहुत बड़ी और गंदी चाल चलने वाले हैं। उसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि मैं उसे और उसकी सेना को खत्म करके ही दम लूंगा। उसी पल मैंने अपनी सबसे खास स्किल फेंग मिंग को एक्टिवेट किया और महान जुगेलियान की रूहानी ताकत को जगाया। मैंने अपने वफादार साथी जिलोंग और लियू को इशारा किया और हमने मिलकर ईस्ट विंड यानी पूर्वी हवा वाला महाअटैक शुरू कर दिया। अब मामला पूरी तरह बिगड़ने वाला था, क्योंकि ये लड़ाई अब राक्षसों से नहीं बल्कि इन दुनिया को लूटने वालों से थी। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने महान पूर्वजों लियू बेई, गुआन यू और जुगेलियान की रूहानी शक्तियों को एक साथ जोड़ दिया। उस पल मेरे शरीर से जो रोशनी निकली उसे देखकर विल्सन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। मैंने उसे जमीन पर पटक दिया और साफ कह दिया कि अब किसी भी विदेशी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। वो चिल्लाता रहा कि वो एक बड़ा लीडर है और मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने ऐलान कर दिया कि आज से मेरा देश दुनिया की रक्षा करेगा और हम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जंग खत्म हुई,
लेकिन मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। ताइहांग की मुसीबत टल चुकी थी, पर मेरे दिल में अब भी एक आग जल रही थी। मेरी साथी मैनेजर ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि अब सब ठीक है और उसने मुझसे शादी की बात छेड़ी। लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत एक और प्लान आया। मैंने उसे बताया कि शादी से भी जरूरी एक काम अभी बाकी है, मुझे अमेरिका जाना होगा। मुझे उन लोगों से सारा हिसाब बराबर करना है जिन्होंने हमारे देश की दौलत और जमीन को किसी दुकान के सामान की तरह आपस में बांट लिया था। मैं उन विदेशी लुटेरों के सामने खड़ा हो गया। वो अब भी हमें कमजोर समझकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि चीन के लोग कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे सीधे लफ्जों में कह दिया कि जो कुछ भी तुमने हमारी जमीन से चुराया है उसे अभी के अभी वापस कर दो। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मैं उन्हें लूट रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया कि ये कोई विनती नहीं है बल्कि मेरा आखिरी नोटिस है। इतने में चारों तरफ शांति छा गई। कोई राक्षस नहीं था, बस सूरज की सुनहरी रोशनी थी। ताइहांग के पहाड़ों में इतनी शांति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी सुकून भरे पल में मेरी साथी ने फिर से मुस्कुराकर मुझसे कहा, जू यांग, मुझसे शादी कर लो ना। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। हम अभी अभी एक भयानक जंग से निकले थे और वो मैदान में ऐसी बातें कर रही थी।